आज का चैप्टर है अपना क्लास 11th फिजिक्स का काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी या पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल यदि मोशन में है तो पार्टिकल का कुछ स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी होगा। तो स्पीड का स्टडी होगा और स्पीड आपका शुरू में कुछ और हो सकता है, बाद में स्पीड चेंज हो जाए। तो जो इनिशियल स्पीड है और जो फाइनल स्पीड है उसका स्टडी यहाँ करेंगे। जब भी वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगा तो कुछ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलेरेशन का स्टडी होगा इस चैप्टर में। पार्टिकल यदि मोशन में है, मूव कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा और मोशन में कुछ टाइम इलेप्स होगा। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम का स्टडी करेंगे। जिस फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। डिफिनीशन लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग अबाउट द फोर्सेस विच हैज कॉज्ड द मोशन। केवल हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन जानेंगे और मोशन में बॉडी यदि है तो उसके कारण जो भी इनिशियल या फाइनल स्पीड या वेलोसिटी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, जो टाइम इलेप्स हुआ या जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ही स्टडी करना है। जिस फोर्स के कारण मोशन स्टार्ट हुआ है उस फोर्स का स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जिस प्लेस से आप यह स्टडी करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, उस प्लेस को ही, उस जगह को ही हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनीशन है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी जगह, कोई भी प्लेस ले लीजिए और उस प्लेस को आप बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस। पूरे यूनिवर्स का कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस हो, वह स्पेस या वह प्लेस या हिंदी में बोले तो वह जगह ही कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा ट्रीट करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि इन फिजिक्स वी जनरली चूज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने को जानना है रेस्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए एक बस है और आप उस बस में बैठे हुए हो और बस आगे की तरफ मूव करे, बगल में कहीं बिजली का खंभा हो। जब आप चलती हुई बस में बैठ करके बगल के बिजली के खंभा को देखते हैं तो वह बिजली का खंभा आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि यदि बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, आपने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला, कोई भी जगह जहां से आप स्टडी करते हो कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो अभी आप बस में बैठ करके बिजली के खंभा को देखे हैं और चलती हुई बस से, तो वह बिजली का खंभा आपको चलता हुआ नजर आएगा और आप बोलेंगे कि बिजली का खंभा मोशन में है। लेकिन यही काम यदि हम लोग बस से उतर करके नीचे आ जाएं और नीचे से बिजली के खंभा को देखें तो वह बिजली का खंभा आपको रुका हुआ नजर आएगा। आप बोलेंगे कि खंभा रेस्ट में है। मीन्स कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बॉडी को देख कहाँ से रहे हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। यदि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है तो ग्राउंड के लिए बिजली का खंभा रेस्ट में, और यदि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग बस है तो बिजली का खंभा मोशन में। मीन्स
कोई भी बॉडी ना कंप्लीट रेस्ट में होगा ना कंप्लीट मोशन में, वह रेस्ट में नजर आ रहा है या मोशन में नजर आएगा, वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज कर रहे हो। यदि कंप्लीट रेस्ट में नहीं है या कंप्लीट मोशन में कोई बॉडी नहीं है, तो आप बोलेंगे कि रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वह रिलेटिव है। रिलेटिव बोलने का मतलब कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, इस बात पे बॉडी रेस्ट या मोशन में बोला जाएगा। तो अब यदि बिजली का खंभा ग्राउंड से देखने पर रेस्ट में नजर आ रहा है, तो आखिर उसे रेस्ट में क्यों बोल रहे हैं? तो ग्राउंड से देखने पे क्या हो रहा है कि टाइम तो इलैप्स हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिजली के खंभा का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बिजली का खंभा जिस प्लेस पे था टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, वह अपनी जगह पे है। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो एक पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे, तब वह बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। और यदि किसी दूसरे फ्रेम से देखने पर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता हुआ नजर आए टाइम के साथ, तब आप बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। रेस्ट का डिफिनीशन है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट फॉर दैट फ्रेम। किसी एक फ्रेम से देखने पर टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो तो बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। और यदि किसी अदर फ्रेम से देखने पर या उसी फ्रेम से देखने पर टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो तो बॉडी मोशन में कहलाएगा। तो नीचे मोशन का डिफिनीशन है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे बॉडी का पोजीशन चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज करे, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन फॉर दैट फ्रेम। जिस फ्रेम से आपको पोजीशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है उस फ्रेम के लिए बॉडी मोशन में होगा। हो सकता है कि आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दो तो वही बॉडी जो एक फ्रेम से देखने में मोशन में नजर आ रहा था किसी अदर फ्रेम से देखने पर रेस्ट में नजर आए। नेक्स्ट टर्म अपना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का टोटल पाथ लेंथ होता है। नीचे के फिगर में आप देख सकते हैं ए से बी किसी को जाना है और यदि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है तो ए से बी का यह जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा यह लेंथ ही कहलाएगा ए से बी का डिस्टेंस। तो नीचे लिखा है डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस 4 मीटर है क्योंकि पाथ का लेंथ भी 4 मीटर है। यदि कोई आदमी ए से बी तक जाता और जाने के लिए वह कुछ ऐसा पाथ यूज करता कर्व पाथ, और इस कर्व पाथ का लेंथ सपोज 7 मीटर, तो आप बोलते कि डिस्टेंस का भी वैल्यू 7 मीटर। अब आप सोच सकते हैं कि इस पाथ को कैसे मेजर करेंगे कि यह 7 मीटर है। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप एक धागा ले लीजिए, इस धागा से कपड़ा वगैरह सिलाई हुआ करता है, और उस धागे का एक एंड यहाँ पे डालिए, फिर इस लाइन के ऊपर धागा प्लेस करते चलिए, यहाँ से यहाँ तक धागा प्लेस कर लें और उस धागा के दोनों एंड को पकड़ के स्ट्रेट कर लेंगे। स्केल से या मीटर से स्ट्रेट में पूरे धागा का लेंथ मेजर कर लेंगे। जितना लेंथ यह धागा स्ट्रेट में रहेगा कर्व करने पर भी टोटल लेंथ उतना ही हुआ करेगा। तो जैसा भी पाथ है, यदि ये स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट पाथ का जो लेंथ है वह लेंथ डिस्टेंस कहलाएगा, और यदि कर्व पाथ से गया है पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो कर्व पाथ का जो भी लेंथ है वह लेंथ ही पार्टिकल का डिस्टेंस कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल ए से बी जाने के लिए सेमी सर्कुलर पाथ यूज किया है। तो यह जो कर्व पाथ है इसका लेंथ ही कहलाएगा ए से बी तक का डिस्टेंस, और पूरे सर्कल का लेंथ आप जानते हैं 2πr, तो सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा 2πr का आधा, बोले तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 πr। तो डिस्टेंस यहाँ पर इस फिगर के लिए आपका है πr। थर्ड फिगर में आप देख रहे हैं
कि ए से बी गया और बी से सी गया। ए से बी का जो पाथ है वो 3 मीटर लेंथ और बी से सी के पाथ का लेंथ है 4 मीटर। ए से सी तक का यदि आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल पाथ का लेंथ कर लीजिए 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यह 7 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू 7 मीटर आपको दिख रहा है। तो डिस्टेंस पाथ का जैसा भी लेंथ हो, स्ट्रेट हो या कर्व हो, उस पाथ का टोटल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस के लिए। जिस पाथ से भी चाहे जा सकता है और उस पाथ का टोटल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। तो जिसके पास पार्टिकुलर या फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग ऐसा यूनिट मीटर। नेक्स्ट टर्म अपने को जानना है डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच का, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और कभी भी दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। तो इस फिगर के लिए यदि कोई ए से बी स्ट्रेट जा रहा है तो पाथ का लेंथ 4 मीटर और पाथ का लेंथ डिस्टेंस कहलाता है, तो डिस्टेंस 4 मीटर। और दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ भी 4 मीटर ही है और मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस फर्स्ट फिगर के लिए डिस्टेंस भी 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो नीचे लिखा है डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। इस फिगर में आ जाएं तो ए से समथिंग ओ पॉइंट पे गया और ओ से बी पे आ रहा है। ए से ओ 3 मीटर और ओ से बी 4 मीटर। यदि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो पाथ का टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ का पाथ 3 मीटर और यहाँ से यहाँ 4 मीटर, टोटल 7 मीटर। लेकिन जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ही दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को मिला लीजिए और यह जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही कहलाएगा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया और ए से बी तक का यह लेंथ राइट एंगल का हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यह लेंथ भी मीटर में आएगा। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 मीटर। तो इस फिगर के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर होगा। लास्ट फिगर में आ जाएं तो ए से बी जा रहा है इस सेमी सर्कुलर पाथ से। यदि आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो इस पाथ का, इस कर्व पाथ का लेंथ बताते और यह लेंथ पीछे के एग्जाम्पल में पाई आर आया है। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। इनिशियल ए है और फाइनल बी है, यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यदि आप इसे भी मिलाएंगे तो यह भी आर, मीन्स ए बी का मतलब सेमी सर्कल का डाया, रेडियस आर है तो डायमीटर 2r। तो इस गिवन फिगर के लिए डिस्टेंस तो यदि इस पाथ से जाए तो डिस्टेंस तो पाई आर, लेकिन भले ही पाथ इस तरीके का हो, यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ऐसे नहीं लेंथ लेना होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ कंसीडर करना होगा। और शॉर्टेस्ट लेंथ दिख रहा है 2r, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2r। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट 2r लिखा हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, और यहाँ भी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ शॉर्टेस्ट लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन दिख रहा है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और 3 एग्जाम्पल के द्वारा आपने डिस्प्लेसमेंट देखा
कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए, और जो लेंथ उस स्ट्रेट लाइन का वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर, डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर। फर्क यह है कि डिस्टेंस स्केलर है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मीन्स डिस्टेंस के पास फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के पास फिक्स डायरेक्शन होगा, और यह डायरेक्शन हमेशा होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। नेक्स्ट अपने को जानना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज़ है, यह जानने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पार्टिकल चला और ए से बी तक का लेंथ सपोज 100 मीटर है, और टाइम जो लगा यहाँ पर ए से बी तक पहुँचने में वह लगा 5 सेकेंड। आप टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम 5। 100 जो है वह मीटर में, टाइम है सेकेंड में। 100/5 यह आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यह पूरा रेशियो ही कहलाएगा ए से बी तक जाने का एवरेज स्पीड। अब पार्टिकल यदि ए से चला है बी के लिए, ए पे इसका स्पीड सपोज 5 मीटर पर सेकेंड था, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जाके इसका स्पीड हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड, फिर कहीं आगे इसका स्पीड हो जाए 8 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड कम होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए। लेकिन बीच में कहाँ पे किस पॉइंट पे कितना स्पीड है, आपको एवरेज स्पीड में बीच के हर एक पॉइंट के स्पीड से लेना देना नहीं होता है। आप जब भी एवरेज स्पीड निकालोगे, स्पीड का एवरेज वैल्यू, तो इसके लिए जो टोटल डिस्टेंस है उसमें ए से बी तक जाने का जो टोटल टाइम है उसे डिवाइड कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यह रेशियो ही कहलाता है एवरेज स्पीड। और ए से बी तक जाने में अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है कि अलग अलग स्पीड हो। ऐसा भी हो सकता है कि यदि एवरेज 20 आया है तो यहाँ से चलना शुरू किया हो 20 मीटर पर सेकेंड से, और लगातार ए से बी तक वह 20 से ही गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड से चला हो, बाद में स्पीड बढ़ाया हो, बढ़ा करके और ज़्यादा यहाँ 28 मीटर पर सेकेंड आ गया, फिर बीच में कुछ कम किया हो, फिर बढ़ाया हो, और यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कभी कम स्पीड कभी ज़्यादा स्पीड, टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 100। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से आपको एक एवरेज वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और बीच के पॉइंट पे जो जो स्पीड है अलग अलग, तो उस स्पीड को आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक टाइम का इंटरवल है 5 सेकेंड, और इस 5 सेकेंड के इंटरवल में जो भी स्पीड रहा एवरेज, और वह एवरेज आपने निकाला टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करके, यह एवरेज वैल्यू ही कहलाता है एवरेज स्पीड। और अलग अलग पॉइंट पे जो स्पीड होगा उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरे एग्जाम्पल से इसे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को जाना हो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस एज्यूम कर ले रहे हैं 500 किलोमीटर। डिस्टेंस को एस से डिनोट कर ले तो एस 500 किलोमीटर, और दिल्ली से मुंबई पहुंचने में उसे टाइम लगा 24 आवर्स। तो जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर लीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 24 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वह दिल्ली से मुंबई गया है, सपोज यदि ट्रेन से गया हो तो ट्रेन का स्पीड हमेशा यही वैल्यू रहा होगा। आप एक एवरेज वैल्यू देख रहे हो कि यदि इस स्पीड से आप ट्रेन से जा रहे हैं तो 24 आवर, और यही स्पीड यदि आपका कार का रहता और कार से भी आप दिल्ली से मुंबई जाते सेम एवरेज स्पीड रखते हुए, तो आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 24 आवर्स इलैप्स होता टाइम। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब भी दिल्ली से मुंबई ट्रेन गया होगा तो बीच में रास्ते में ट्रेन का स्पीड कई जगह चेंज हुआ होगा, कहीं बीच के जंक्शन पे ट्रेन रेस्ट में भी आया होगा, मीन्स उसका वेलोसिटी 0 भी रहा होगा। तो जहाँ पे रेस्ट में है उस पॉइंट का वेलोसिटी 0, और उस वेलोसिटी को आप बोलेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहा होगा इस पॉइंट पे या इस टाइम पे, वह वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और इनिशियल से फाइनल जाने में जो भी टाइम इंटरवल है 24 आवर्स का, इस टाइम इंटरवल के लिए जो आपने स्पीड निकाला वह एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोग एक टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, और अलग अलग पार्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड निकालेंगे उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। आज जो हम लोग काइनेमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं इसमें केवल एवरेज वाला स्पीड पढ़ेंगे और वेलोसिटी में भी एवरेज वाला वेलोसिटी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टैंटेनियस आया करेगा। लेकिन इस लेक्चर में ही आपने समझ लिया कि एक टाइम इंटरवल का जो स्पीड होगा, यहाँ से यहाँ 24 आवर्स का टाइम इंटरवल, और यहाँ से यहाँ का 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल। तो जब भी एक टाइम इंटरवल की बात करेंगे आप और उसमें स्पीड चेक करेंगे तो वह एवरेज वैल्यू, और एक पार्टिकुलर टाइम पे जब आप स्पीड चेक करेंगे तो वह इंस्टैंटेनियस वैल्यू। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं, 10 AM पे आप ए से चल करके बी पे पहुंचते हो 12 AM पे, तो ए से बी तक जाने में टोटल 2 आवर्स इलैप्स हुआ। तो इस 2 आवर्स के ड्यूरेशन का जो स्पीड निकालेंगे कैसे, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम 2 आवर से डिवाइड करके वह एवरेज वैल्यू। और कोई आपसे पूछे कि 10:15 पे क्या स्पीड होगा, तो ठीक 10:15 का जो भी स्पीड होगा उसे आप बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। 12 से ठीक पहले कोई 11:30 का स्पीड पूछे तो यहाँ पे जो भी स्पीड होगा वह इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड एक पार्टिकुलर पॉइंट पे या पोजीशन के लिए, जबकि एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला करते हैं। तो एवरेज स्पीड डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो आपने बोला एवरेज स्पीड, इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम यहाँ होना चाहिए एवरेज के लिए टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल के द्वारा आप एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्पीड लिख करके ऊपर ऐसा स्ट्रेट लाइन लगा लिए, मीन्स स्पीड का एवरेज वैल्यू, या फिर स्पीड लिख करके इस तरीके का ब्रैकेट यूज कर लेंगे। इस ब्रैकेट का भी मीनिंग स्पीड का एवरेज वैल्यू। और जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला आपके पास रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जिसे आप फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ का जो टाइम होगा वह एक पार्टिकुलर टाइम ना हो करके एक टाइम इंटरवल हुआ करेगा। अब हम लोग जाने कि यह जो स्पीड है या एवरेज स्पीड वह स्केलर है या वेक्टर। तो इसके लिए आप इधर आ जाइए। डिस्टेंस आज के ही क्लास में बताया कि यह स्केलर है, और टाइम वेक्टर के चैप्टर में बताया हुआ है, वेक्टर के लेक्चर में कि टाइम स्केलर होता है।
और जब भी आप एक स्केलर में दूसरे स्केलर से डिवाइड करते हैं तो नेट क्वांटिटी स्केलर आता है। तो स्पीड डिफाइंड है डिस्टेंस बाय टाइम, ऊपर भी स्केलर नीचे भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर स्केलर। तो एवरेज स्पीड या कोई भी स्पीड हो वह स्केलर क्वांटिटी होगा। मीन्स स्पीड के पास मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो वह चीज़ नीचे लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। यूनिट कहाँ से आया? तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड या तो ऐसे लिखेंगे या सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड टू द पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है अपना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए आप डिस्टेंस में टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हो और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी जब भी लेना हो तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आज ही डिस्कस हुआ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल को आप फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। It is defined as rate of change of displacement with respect to time during a particular interval of time। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर? इसके लिए यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम स्केलर है। वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय स्केलर में आप एक नंबर 2 ले लीजिए। वेक्टर ए बाई 2 अपने आप में एक वेक्टर है, जिसका मीनिंग है कि यह पूरा वेक्टर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का हाफ होगा 1/2 टाइम्स, और इस पूरे वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में होगा। यदि लिखा रहता माइनस वेक्टर ए बाई 2, इसका मतलब है कि यह पूरा वेक्टर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का हाफ है और इस पूरे का डायरेक्शन वेक्टर ए का माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऊपर वेक्टर और नीचे स्केलर, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर, और वेक्टर इनटू स्केलर भी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जब आप निकाल रहे हो तो यह है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टाइम स्केलर, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी ऐसा यूनिट था मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड। फर्क यह है कि स्पीड जो है वह स्केलर है जबकि वेलोसिटी वेक्टर है। याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर, तो स्पीड स्केलर, एंड V फॉर वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है कि S से स्केलर तो S से स्पीड, और V से वेक्टर तो वेलोसिटी भी V से है तो वेक्टर हो गया। यह चीज़ हर जगह एप्लीकेबल हो यह जरूरी नहीं है कि कोई भी S से स्टार्ट होने वाला फिजिकल क्वांटिटी स्केलर ही हो, यह जरूरी नहीं है। यहाँ के लिए इस मोशन चैप्टर में आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, कभी भी कंफ्यूज हो तो स्पीड स्केलर, S से स्केलर और S से स्पीड, V से वेलोसिटी तो V से वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका और लास्ट एक सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ पर पार्टिकल ए से बी तक कर्व पाथ से जा रहा है, फिर वह ए से सी तक गया, अगली बार फिर ए से स्टार्ट करके डी तक गया, और लास्ट बार ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आ रहा है। और हर एक इंटरवल में ए से बी गया, फिर ए से सी गया, ए से डी गया, और ए से एक चक्कर लगा के ए पे आया है। तो हर बार आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो यहाँ बगल में एक टेबल बना हुआ दिख रहा होगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का।
फर्स्ट बार हम लोग ए से बी के लिए यहाँ डिस्टेंस लिखे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। अगली बार ए से सी के लिए, ए से चल के सी पहुँचा। थर्ड केस में ए से डी के लिए ए से डी पहुँचा, और लास्ट केस में ए से चल करके ए तक पहुँच जा रहा है। हर बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। एक एक करके हम लोग देखें तो फर्स्ट केस है कि पार्टिकल चला ए से बी तक, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो जब भी ए से बी गया है, आप जानते हैं कि पूरा एक चक्कर में डिस्टेंस होता है 2πr, और एक चक्कर यदि चलता तो ऐसा ऐसा 1 2 3 और 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक चलता। लेकिन 4 ना चल करके वह ए से बी ही गया है, मतलब एक चला है, 4 में से एक चला है, मीन्स टोटल का 1/4। टोटल चलता तो 2πr, चला 1/4 तो टोटल का 1/4 2πr/4। तो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक के कर्व का लेंथ हो जाएगा 2πr/4। अब इसी ए से बी तक का जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं, और शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा होता है दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये स्ट्रेट लाइन। तो आप ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए। यह लेंथ रेडियस, यह लेंथ भी रेडियस, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और ए से बी का लेंथ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। यह हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर का जब रूट ले लेंगे तो वह आ जाएगा √2r। तो ए से बी का डिस्टेंस तो था 2πr/4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आएगा √2r। दोनों लिखा हुआ है 2πr/4 और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है √2r। नेक्स्ट आपका पार्टिकल चला ए से सी तक। जब ए से सी तक चला मीन्स टोटल का हाफ चला, तो टोटल 2πr का जब हाफ करेंगे तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ए से सी को शॉर्टेस्ट पाथ से आप मिला लीजिए, यह r और नीचे भी r, तो यह डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो है टोटल का आधा 2πr/2, जबकि डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r। अगला है अपना ए से डी तक का डिस्टेंस। ए से डी तक यदि पार्टिकल ए से डी तक जा रहा है तो टोटल का 3/4, टोटल 1 2 3 4 है, उसमें से 1 2 और डी तक 3 चल लिया, तो टोटल 2πr का 3/4 कर लीजिए। या फिर यहाँ से यहाँ तक आप निकाल चुके हो 2πr/4, और ऐसा ऐसा 1 2 और 3 चला, तो 2πr/4 × 3, यह और यह दोनों सेम चीज़ ही। तो यहाँ पर 2πr/4 × 3 आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब निकालना है ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट। ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर यह r और यह r, तो हाइपोटेनस अगेन आ गया रूट अंडर r² प्लस r², 2r² का √2r आ जाएगा। और लास्ट सिचुएशन में आपका पार्टिकल चल रहा है ए से ए तक, ए से चला और ऐसा घूम करके एक चक्कर लगा के ए तक, तो टोटल चल लिया, टोटल डिस्टेंस 2πr। और जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो कभी भी इनिशियल और फाइनल एक ही जगह हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0। यहाँ पर ए और बी अलग अलग पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट यह लेंथ होगा, लेकिन कोई बी को धीरे धीरे ए की तरफ लाए तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता जाएगा, और बी पॉइंट यदि ए के ऊपर ही आ जाए मीन्स जहाँ इनिशियल वहीं पे फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोई सेपरेशन नहीं होगा। तो यह सारा डाटा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इस लेक्चर में यहीं तक। आज आपने जाना इस चैप्टर में कि काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोई भी ऐसा जगह जहाँ से आप मोशन का स्टडी करते हो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और
फिजिक्स में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लेते हैं। उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में टाइम देखने के लिए एक घड़ी अटैच होता है, ताकि आपको पता चले कि टाइम कितना चेंज हुआ और टाइम के हिसाब से पोजीशन कितना चेंज हुआ। नेक्स्ट टर्म था आपका रेस्ट जानना और मोशन जानना। कोई भी बॉडी ना एब्सोलूट रेस्ट में हो सकता है ना एब्सोलूट मोशन में। वह रेस्ट में है या मोशन में, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट टर्म था आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का टोटल पाथ लेंथ। वह पाथ जैसा भी हो उसका टोटल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। फिर आपने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी था तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। फिर लास्ट में यदि पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो तो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक जाने का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ए से डी तक और ए से ए तक जाने का डिस्टेंस भी आपने देखा और डिस्प्लेसमेंट भी। इस सारे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक।